नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे अभी तक की बड़ी अपडेट्स के लिए। तो उतार चढ़ाव भरे बाजार में दिन के आखिर में आखिरकार बाजार सपाट बंद हुए। वैसे दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, बाजार की बड़ी बातें क्या हैं, हमारे सहयोगी अंश भीलवार इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी। निफ्टी ने 22,400 के नीचे स्टार्ट किया, अच्छी बाइंग प्रेशर आए, 22,500 के ऊपर गया। लेकिन ये जो 22,500 से 22,550 का जो ये 50 पॉइंट्स का लेवल है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में ये पांचवी बार है जब निफ्टी ने वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। और आज रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी ने कुछ 70 to 80 पॉइंट का करेक्शन दिया, लेकिन फिर भी निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो हरे निशान में क्लोज हुए। मिड कैप का ये देखा जाए तो ये 8वीं बार है जब लगातार इसमें खरीदारी नजर आई है। स्मॉल कैप का देखा जाए तो स्मॉल कैप कुछ 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए बंद हुआ है, और ये इसका 9th सेशन है जब इसमें लगातार हमें खरीदारी दिखी है। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नजर आया, जो कि इसका चौथा सेशन था जब इसमें लगातार खरीदारी दिखी। इसके टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे पंजाब सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक नजर आते हैं, जो कि दोनों ही स्टॉक उसके 50, 100 और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, कुछ 0.6-0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ, जिसके टॉप गेनर्स एल&टी टेक्नोलॉजी और कोफोर्ज थे। निफ्टी मेटल की बात की जाए तो इसमें भी अच्छा गेन नजर आया, रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन कुछ सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आकर क्लोज लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पर क्लोज होता हुआ नजर आया। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है, तो 8 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाकर इसमें आज बिकवाली नजर आई है। साथ ही साथ अगर पिछला सेशन का इसका चार्ट देखें तो निफ्टी रियल्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ था, तो आज की जो सेलिंग है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो थी, लेकिन इसे मुनाफा वसूली के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके टॉप लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टी नजर आ रहे हैं। दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी फार्मा का यह दूसरा सेशन था जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आई, और इसके टॉप लूजर्स स्टोर एंड फार्मा और अवॉर्ड इंडिया नजर आते हैं। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा एक्शन, पूरा अपडेट आपके सामने। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आखिर आज के वो 5 शेयर कौन से हैं जहां खबरों के दम पर एक्शन दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है। और ऑफकोर्स आज एफएमसी स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिली, नेस्ले में भी गिरावट आया। यहाँ पे एमके का नोट है, इनिशिएट कवरेज किया लेकिन रिड्यूस का रिकमेंडेशन रखा है, लक्ष्य रखा है 2,650 रुपये प्रति शेयर पे। यहाँ पे उनका कहना है कि वैल्यूएशंस थोड़े अभी अट्रैक्टिव नहीं है। FY26 की जो पी है वो 64 टाइम्स पे चल रही है, और इम्पॉर्टेंटली अभी कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। हालांकि एग्जीक्यूशन और बिजनेस स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, तो उसके कारण थोड़े एफएमसीजी स्टॉक्स में भी प्रेशर आया है। डिविस लैब्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम्स दिन के ट्रेड में देखने मिली, और बोफा की एक अपग्रेड आई है बाई, पहले ये अंडर परफॉर्म थी, लक्ष्य को भी जो है बढ़ा के 4,225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इनका कहना है कि जो वैल्यूएशंस है अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लगभग 36 टाइम्स पे आ रही है FY26 की पी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़े पीएस से जो है अभी और अट्रैक्टिव लग रहा है। यही आईटी स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे TCS HCL टेक फोकस में रहेगा। TCS की अपग्रेड हुई अंडर परफॉर्म से सेल से, और टारगेट प्राइस को भी हाई किया। और वही HCL टेक के बारे में बात करें तो उसको भी अपग्रेड किया गया, अंडर परफॉर्म से पहले ये सेल था। अब ऑफकोर्स याद रखिए कि जो ग्लोबल अर्निंग्स आ रहे थे एसेंचर के, वहाँ पे थोड़ी सी दबाव देखने मिली, और उन्होंने गाइडेंस भी कट किया, उसके कारण जो था लास्ट मंथ और आईटी स्टॉक्स में डाउनवर्ड प्रेशर आया। लेकिन आप याद रखिए अब अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, चौथे तिमाही के नतीजे जो है सबसे पहले आईटी के दिग्गज कंपनीज लाएंगे, तो इन पे भी ज़रूर आप फोकस रखिएगा। चौथा स्टॉक है JSW एनर्जी। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से दिन के ट्रेड में अच्छी मूवमेंट आई, और 5,000 करोड़ का जो उनका बड़ा QIP इशू है वो भी खुल गया है। इंडिकेटिव प्राइस इस QIP का लगभग 485 रुपीज़ पर शेयर है। और इम्पॉर्टेंटली आगे जाते हुए कंपनी इसको कैसे यूज़ करेगी, स्पेशली उसके न्यू एज प्रोजेक्ट्स को लेके, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेके, उस कमेंट्री को बाजार का इंतज़ार रहेगा। हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक है V2 रिटेल, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन चौथे तिमाही की अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। रेवेन्यू भी जो है 50% से ज़्यादा बढ़ा है, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है
उसमें भी 40% का इजाफा देखने मिला है। और याद रखिए लगातार दूसरे स्ट्रेट क्वार्टर कंपनी की अंडर जो परफॉर्मेंस है बहुत स्ट्रांग रही है ऑपरेशनली, तो उसके कारण जो है V2 रिटेल भी हमारा 5वां स्टॉक बनता है और यही है आज का 5 का पंच। शुक्रिया करेंगे शरद इस खास जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात ऑटो सेक्टर की। FY24 में ऑटो शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए। FY25 में ऑटो सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, FY24 के आंकड़े क्या कहते हैं, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बताने के लिए जुड़ गई हैं। पूजा, आगे का आउटलुक क्या है? FY25 के आउटलुक पर बात करने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वित्त वर्ष 2024 के प्रदर्शन में। तो हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी ऑटो 74% चला और इसमें टॉप परफॉर्मेंस था टाटा मोटर्स, जो कि टाटा मोटर्स डीवीआर की बात करें तो 211% की तेजी देखने को मिली बीते वित्त वर्ष में। टाटा मोटर्स में 136% की, बजाज ऑटो 128% चला, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प में भी 90% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब FY25 भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इन कंपनियों के लिए। अगर सेक्टर वाइज बात करेंगे तो टू व्हीलर इंडस्ट्री इसमें आउट परफॉर्म कर सकती है और टू व्हीलर इंडस्ट्री में 8 से 9% की ग्रोथ होने की संभावना है। 125 सीसी प्लस बाइक की डिमांड मजबूत रहने की संभावना भी बताई जा रही है। वहीं पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहां पर 5% की ग्रोथ का अनुमान है और ट्रैक्टर सेगमेंट में करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शुक्रिया पूजा, ऑटो सेक्टर पर ये शानदार आउटलुक देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इरडा की तरफ से ई इंश्योरेंस के आदेश से इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनियों को फायदा होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताएं आखिर क्या जानकारी है? इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े हुए नियम लागू किए गए हैं और ये नियम 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। और इसमें जो एक बात की गई है जिसमें ई इंश्योरेंस अकाउंट का मैंडेट पॉलिसी होल्डर को देना होगा। जो भी नई पॉलिसी जारी होती है तो ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है एक तरह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को डीमेट फॉर्म में रखने का जरिया होगा, जिसमें 4 भारत के अंदर अभी रेपोजिटरी है। कार्वी इंश्योरेंस रेपोजिटरी, कैम्स इंश्योरेंस रेपोजिटरी, CDSL की इंश्योरेंस रेपोजिटरी और NSDL की इंश्योरेंस रेपोजिटरी। ये 4 रेपोजिटरी IRDAI के द्वारा अधिकृत है। तो जो भी आप पॉलिसी लेने जाओगे आपके पास विकल्प होगा अपनी पॉलिसी को ई इंश्योरेंस में कन्वर्ट करना। और एक बार आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल गया तो आपकी तमाम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक जगह पर ही आपको दिखेगी। वहां से आप अपनी क्लेम की प्रक्रिया कर सकते हैं, पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें उस ई इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए की जा सकेगी। तो जिस तरह से देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस स्पेस के अंदर 50 करोड़ पॉलिसियां जारी होती है, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर 3 करोड़ पॉलिसियां जारी होती है, तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनियों के लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा। और इसका जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनियों को ही उठाना होगा ये ई इंश्योरेंस अकाउंट को ओपन करने का। और एक बार आपको एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप हर पॉलिसी के लिए अलग ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक ही जो है एक व्यक्ति का एक यूनिक ई इंश्योरेंस अकाउंट ही ओपन किया जा सकता है। तो इससे कंपनियों को ये भी फायदा होगा कि जो उनकी पॉलिसी प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी बच सकती है। इसके अलावा जो अनक्लेम अमाउंट जो होता है, जो इंश्योरेंस कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर को नहीं लौट पाती है, तो ई इंश्योरेंस अकाउंट की वजह से उनको सुविधा होगी कि वो अनक्लेम अमाउंट जो है वो पॉलिसी होल्डर को लौटा पाए। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस खास जानकारी के लिए। गर्मियों के सीजन में बिजली की सप्लाई में कमी ना आए इसलिए सरकार एक्शन में आ गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की सप्लाई की समीक्षा के लिए बैठक की है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, तैयारी एडवांस में चल रही है, गर्मी का सितम भी, तमाम अलर्ट्स जो हैं वो पहले से नजर आ रहे हैं। जरा बताइए किस तरह की प्रिपरेशन सरकार की ओर से चल रही है? देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इस बार ये चुनावी मौसम भी है, लिहाजा सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो देश भर में पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करे ताकि पावर कट की स्थिति कहीं ना हो। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की है
इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है और कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ऊर्जा मंत्रालय ने लिया है वो दरअसल इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में लिया है, जिसमें कि ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया था। अब उसकी मियाद को बढ़ाकर सितंबर 2024 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम पावर प्लांट जो कि इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं उन्हें सितंबर 2024 तक 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करना होगा। साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर उनके पास सरप्लस पावर है तो वो पावर एक्सचेंजेस के जरिए उसकी बिक्री कर सकती हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट के मसले में ये फैसला किया गया है कि कुछ क्षमता के गैस बेस्ड पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, खासकर क्रंच पीरियड के दौरान। और ऊर्जा मंत्रालय इस बात की फिजिबिलिटी भी तलाश कर रहा है कि क्या गैस बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सभी राज्यों को और पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो गर्मियों के सीजन में जो उनके पावर प्लांट्स का प्लान मेंटेनेंस होता है, जिस दौरान पावर प्लांट्स को शट डाउन किया जाता है, वो ना करें, बल्कि इसे मानसून सीजन में कर लें जब डिमांड में कमी आएगी। साथ ही साथ जो नॉन ऑपरेशनल पावर प्लांट्स हैं, करीब 5200 मेगावाट की कैपेसिटी के, जो कंसर्न पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो फिजिबिलिटी तलाशें कि कम से कम समय में उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने ये भी फैसला लिया है कि जो कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनके पास अगर सरप्लस पावर है उसका भी इस्तेमाल गर्मियों के सीजन में किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे डिसीजंस हैं जिस पर ऊर्जा मंत्रालय ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मकसद ये है कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाए गर्मियों के सीजन में। और शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तैयारी पूरी तरह से जिस तरह से डिमांड और सप्लाई के बीच फर्क होता है उसे खत्म करने की और गर्मियों में पावर का शॉर्टेज ना हो उसके लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। चलिए स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एक वक्त था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत मिशन के कमाल की वजह से आज ग्लोबल स्तर पर भारत की पहचान हथियारों के बड़े सप्लायर के तौर पर हो रही है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। इस बड़ी कामयाबी पर देखिए हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी की यह खास रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक मॉडर्न और घातक हथियार पूरी दुनिया में बढ़ी भारत में बने हथियारों की धाक। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का ही कमाल है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। मौजूदा ग्लोबल हालातों में खासकर लंबे खिंच रहे रूस यूक्रेन युद्ध और हमास के खिलाफ जारी इजराइल के एक्शन ने भारत समेत कई देशों को बेहतर हथियारों से लैस होने का साफ संकेत दिया है। पहले से चले आ रहे युद्ध के तौर तरीके और पुरानी तकनीक की अपनी अहमियत कायम है, लेकिन मौजूदा संघर्षों में न्यू वॉरफेयर का नया चेहरा सामने आया है। नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार अपनी सेनाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है और इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने अहम भूमिका निभाई है। हथियार खरीदने वाला देश भारत अब ग्लोबल स्तर पर हथियार सप्लायर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। सैफ्रॉन वो भी इंजन बनाता है, यूके, इन सब सारी कंट्रीज में भी जो इंजन बन रहे हैं, कौन से ऐसे इंजन हैं जो कि वो भारत में बनाए जा सकते हैं? कौन कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है? तो यह सब सारी हमारी बातें चल रही हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इंजन तो हम भारत में ही बनाना चाहते हैं। बहुत हो गया इंजन का इंपोर्ट करते हुए। इंजन में भी अब भारत को एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते हैं।
ग्लोबल स्तर पर भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत कई देशों को HAL की ओर से विकसित किए गए हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेच रहा है। वहीं एक्सपोर्ट लिस्ट में ब्रह्मोस जैसे आधुनिक मिसाइल के साथ साथ लंबी दूरी की तोपें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, टैंक, एडवांस रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और यहां तक कि इंटरसेप्ट बोट भी बेच रहा है। भारत, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत करीब 100 देशों को हथियार और इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है। इस लिस्ट में रूस, मालदीव, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल और स्पेन जैसे कई देशों के नाम शामिल हैं। भारत से हथियार खरीदने वाले देशों की तादाद बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2024 में 32.5% की बढ़ोतरी के साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 21,083 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। कुल निर्यात में प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा करीब 60% रहा। बाकी की एक्सपोर्ट डिमांड को सरकारी कंपनियों ने पूरा किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत ने 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्यात का लक्ष्य रखा है। डिफेंस सेक्टर में भारत की कोशिशों का नतीजा है कि 2022-23 में देश के डिफेंस प्रोडक्शन का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। मौजूदा वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। डिफेंस सेक्टर में भारत की क्षमता को देखते हुए ग्लोबल हथियार निर्माता भारत में अपना बेस स्थापित कर रहे हैं। स्वीडिश आर्म्स कंपनी साब ने हाल ही में कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट सिस्टम बनाने के लिए अपनी पहली 100% FDI प्रोजेक्ट का ऐलान किया। हाल ही में डिफेंस कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी भारत में अपनी सब्सिडरी कंपनी खोली है। We are already working with the tens and tens of manufacturers, local manufacturers in India. We are thinking to invest in our own production and manufacturing facilities. ASI, the company I run, already opened 5 locations across India. भारत लगातार अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस बढ़ा रहा है और इसके लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस आयातक देश बना हुआ है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत मिशन की वजह से 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच कुल हथियार आयात में 11% की गिरावट आई है। भारत ने ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक अच्छी तरक्की हासिल की है। भारत अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए अब हथियार भी बना रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने दिखाया कि कैसे सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसलिए जरूरी है कि भारत का भी अपना एक अलग इकोसिस्टम हो जबकि बात मैन्युफैक्चरिंग की होती है डिफेंस के प्रोडक्ट्स की। सुमित चतुर्वेदी, ET9 स्वदेश के लिए, नई दिल्ली से। जी हां, भारत का डिफेंस में दम बढ़ता हुआ गर्मियों की शुरुआत के साथ ही एक बेहद खास चीज की डिमांड बढ़ जाती है। जी हां, आपने ठीक पहचाना, वो है आम। मुंबई की मंडियां आमों की खुशबू से महकने लगी हैं और इस बार डिमांड भी ज्यादा है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले कीमतें थोड़ी सी नरम हुई हैं। लेकिन उत्पादन में कमी की वजह से क्या सभी मुंबईकरों को आगे जो सीजन है उसमें आम का भरपूर स्वाद मिल पाएगा या फिर ये सिर्फ अमीरों की पहुंच तक सीमित रह जाएगा? देखिए हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गर्मी आ चुकी है और साथ ही साथ फलों का राजा भी आ चुका है मार्केट में। जी हम आम की बात करें और हम APMC आम मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आमों की सिलेक्शन हो रहा है, उसको बेचने की तैयारी हो रही है और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं। और अगर हम बात करें वैरायटीज ऑफ आम की तो काफी वैरायटी मिलेगी आपको। हापुस से लेकर केसर से पायरी से लेकर सब वैरायटी मिलेगी आपको आम की। और अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड इस साल काफी ज्यादा है। अगर हम उसको पिछले साल के मुताबिक कंपेयर करें तो काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन उसकी प्राइस भी वैरायटी के हिसाब से बढ़ रही है। छोटे से लेकर बड़े आम तक, हापुस से लेकर पायरी तक, सबकी प्राइस और सबका दाम जो है वो अलग अलग है। स्टार्ट होता है 800 रुपए पर दर्जन के हिसाब से और जाता है 1200 से 1400 रुपए दर्जन के हिसाब से। लेकिन इस बार मार्केट में प्रोडक्शन हम कम देखने को मिल रहे हैं। हमको ट्रेडर्स ने बोला कि प्रोडक्शन कम आ रही है इस बार। काफी
मौसम खराब होने की वजह से और बारिश होने की वजह से नवंबर दिसंबर में प्रोडक्शन काफी कम आ रही है, लेकिन लोगों की डिमांड कम नहीं हो रही है। उनको प्री बुकिंग करानी पड़ रही है आम खरीदने के लिए। काफी दिन पहले उन्होंने प्री बुक करे थे ताकि वो अपने पसंदीदा आम खरीद पाए। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम पेटियां देख रहे हैं आम की, और लगातार यहाँ पे रिटेलर्स के हिसाब से, ट्रेडर्स के हिसाब से 70,000 तक पेटियां जाती हैं आम की मार्केट में। और उसी दौरान जो आम है उनकी महंगाई भी बढ़ती रहती है क्योंकि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है। तो अगर हम इस कहानी का दूसरा भी पहलू है, हमने किसानों से भी बात करी थी और उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है इस साल वो काफी कम है। पहले तो वो 50,000 तक आम 1 एकड़ में उगाते थे, लेकिन अब उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम होकर 20 से 25,000 एकड़ में जा रही है। साथ ही साथ ये जो आम है वो वेदर कंडीशंस की वजह से और बारिश की वजह से जो नवंबर दिसंबर में हो गई, उसके बारे में काफी उनकी जो खपत, जो उनकी प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिली। उनकी खराब हो गई, काफी फसल उनकी खराब हो गई, इस वजह से प्रोडक्शन कम है। लेकिन रिटेलर्स ये बोल रहे हैं कि आने वाले अप्रैल में, जो एंड ऑफ अप्रैल है, मई है, उसमें डिमांड भी बढ़ेगी और अगर वेदर कंडीशंस ठीक रही तो प्रोडक्शन भी उतनी ही बढ़ेगी, तो ताकि सारे कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी की जा सके। बिल्कुल, कंज्यूमर की डिमांड पूरी हो और आम का स्वाद भी भरपूर मिले, यही कोशिश। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।